और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जंग रुकी, मीटिंग फ्लॉप हुई, अब क्या होने वाला है। टूटी बात और तेल में लगेगी आग। क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए जरा, दुनिया की नजरें थी पाकिस्तान पर कि बातचीत होगी, बातचीत सफल होगी, जंग रुक जाएगी, लेकिन बातचीत फ्लॉप हो गई। इधर पाकिस्तान में सोचिए, बातचीत हो रही थी, ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री थे बातचीत करने के लिए, लेकिन देखिए ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस बातचीत फ्लॉप होने के का ऐलान कर रहे थे कि बातचीत पूरी तरह हो गई। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान जब बातचीत में शर्तें मानने से इनकार कर चुका था, तो ये आप देख रहे हैं, पाक से ईरानी डेलीगेशन निकल गया। ईरान के विदेश मंत्री और उनके स्पीकर और उन्हें छोड़ने के लिए खुद फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहुंचे थे, इशाक डार पहुंचे थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी शहबाज शरीफ को कि इसी बहाने शायद अपना नाम नोबेल के लिए बढ़ा लूंगा, लेकिन वो हो ना सका। बातचीत फ्लॉप हो गई। अब नोबेल की गुंजाइश भी शहबाज शरीफ के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ देखिए जरा, जो अमेरिका का डेलीगेशन था, जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का काफिला पाकिस्तान की सड़कों से गुजर रहा था। अपने प्लेन में चढ़ रहे थे और उसके बाद उनकी बेबसी नजर आई। प्लेन पर चढ़ते वक्त उन्होंने प्लेन पर एक हाथ मारा, जिससे लगा कि इस मीटिंग के फ्लॉप होने का उन्हें भी अफसोस है। ये देखिए, अब सवाल यह है, मीटिंग में क्या हुआ। एक तुर्की के एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं, उनका यह दावा है कि मीटिंग में हाथापाई तक हो गई, आमने सामने तक आ गए। वो अपने ट्वीट में ऐसा दावा कर रहे हैं। तुर्की के पत्रकार हैं, इनका नाम है सेनेटिन सैटिन। इन्होंने दावा किया है कि वहां गर्मा गर्मी हो गई बैठक के बीच, एक दूसरे के आमने सामने आ गए ईरान और अमेरिका। देखिए हुआ बैठक में ईरान अमेरिका की जिस बातचीत पर दुनिया भर की नजर थी, पाकिस्तान में 21 घंटे तक चली वो बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई। खबर है कि ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची और ट्रंप के दूत विटकॉफ भिड़ गए। तुर्की मीडिया की रिपोर्ट का दावा है, दोनों नेताओं में तीखी बहस हुई है। तुर्की के वरिष्ठ पत्रकार हैं सेनेटिन सैटिन ने यह बड़ा दावा किया है। सैटिन तुर्की के प्रधानमंत्री के पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिस में रह चुके हैं। वो मिडिल ईस्ट डेस्क और इंटरनेशनल मीडिया मैनेजर का काम कर चुके हैं। सैटिन का दावा है कि विटकॉफ और अराक्ची में हॉर्मूज के मुद्दे पर बहस हुई। अराक्ची ने कहा, ईरानी किसी तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर है कि इस पर विटकॉफ भी आग बबूला हो गए और बहस गर्मा गर्म हो गई। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बीच बचाव कराया गया। हालांकि ईरान ने तुर्की की मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। अमेरिका ने भी किसी तरह की नोकझोंक की पुष्टि नहीं की है, पर माना है कि बात टूट गई। शांति वार्ता के बाद सबकी नजरें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ऐलान पर थीं। वेंस ने कहा, ईरान के साथ लंबी बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ। करीब 21 घंटे तक ईरान के साथ बातचीत चली और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस तरह की क्या गर्मा गर्मी मीटिंग के दौरान हो रही थी। ये बैठे थे विदेश मंत्री ईरान के और ये अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ट्रंप और मुश्तबा इस बैठक में नहीं थे, लेकिन अमेरिका बिना किसी डील के ही यहां से वापस लौट गया। वैसे समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका की जिद से उनकी बात नहीं बनी है। इस वार्ता से बाहर निकलने के लिए अमेरिका बहाना तलाश रहा था।
जंग रोकने के लिए ईरान की ओर से नियत और इच्छा दोनों मौजूद थी, लेकिन पिछले 2 जंग के अनुभवों की वजह से हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। 2-3 अहम मुद्दों पर अमेरिका फिर हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। अब सोचिए, जिस वक्त बातचीत फ्लॉप हो रही थी, मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ट्रंप तो फाइटिंग चैंपियनशिप में थे, वहां भी उनके साथ विदेश मंत्री मौजूद थे। ट्रंप के विदेश मंत्री ट्रंप को मोबाइल पर बता रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। ट्रंप फाइटिंग चैंपियनशिप में मोबाइल देख रहे थे और उन्हें बताया जा रहा था कि बातचीत फ्लॉप हो रही है, किन मुद्दों पर शर्तें नहीं बन पा रही हैं, किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच दरअसल टकराव है। वो सारी बातें मार्को रूबियो, आप देखिए, ट्रंप को मोबाइल में दिखा रहे हैं। ट्रंप मोबाइल भी देख रहे हैं और फाइट भी देख रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप भी अद्भुत है, शायद दुनिया के पहले राष्ट्रपति होंगे जहां वॉर को लेकर बातचीत चल रही होगी और राष्ट्रपति साहब फाइट देखने आए होंगे। जब पूरी दुनिया जंग रोकने वाली बातचीत की खबरों पर नजर बनाए हुए थी, वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधि युद्ध विराम के लिए ईरान से बात कर रहे थे, तब ट्रंप समझौते या बातचीत से बेफिक्र होकर फाइट देखने पहुंचे। मियामी में ट्रंप एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लड़ाई देख रहे थे। ट्रंप के साथ उनकी बेटी इवांका और पोती काई भी मौजूद थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ट्रंप के साथ ही थे। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ट्रंप का UFC यानी फाइट इवेंट के अध्यक्ष ने स्वागत किया। रिंग में मैच से ज्यादा लोगों का ध्यान ट्रंप और उनके एक्शन पर था, लेकिन ट्रंप टेंशन फ्री होकर फाइट देख रहे थे। उन्होंने फोन भी नहीं लिया हुआ था उस वक्त। फाइट के बीच में ही रूबियो ट्रंप के पास आए और उन्होंने फोन पर मैसेज दिखाया। कहा जा रहा है कि रूबियो ने ट्रंप को बातचीत फेल होने की जानकारी दी, लेकिन मैसेज देखकर ट्रंप ना गुस्सा हुए और ना कोई निराशा जाहिर की। कैमरों की तरफ हल्की मुस्कान दी और फाइट जीतने वाले को थम्स अप कहा। वैसे ट्रंप ने बातचीत नाकाम होने से पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने कहा, समझौता हो या ना हो, हम ईरान से पहले ही जीत चुके हैं। वेंस ने भी डील टूटने की जानकारी देते समय ट्रंप से चर्चा का जिक्र किया है। कहा, ईरान से शांति वार्ता की हर जानकारी हमने ट्रंप को दी है। पिछले 21 घंटे में शायद 10 से ज्यादा बार ट्रंप की उनके उपराष्ट्रपति से बातचीत हुई है। तो क्या ट्रंप पहले से जानते थे कि बातचीत का नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसलिए वो कूल थे और लड़ाइयां देख रहे थे? आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। आखिर ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। वे कई घंटों से बैठक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चाहे जो भी कुछ हो, जीत हमारी ही होगी। हो सकता है कि वे कोई समझौता कर लें और हो सकता है कि ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के नजरिए से देखें तो जीत हमारी ही है। ईरान ने कभी भी एटम बम बनाने के लिए नहीं कहा। अयतुल्ला खामनाई ने कई बार ये फतवा भी दिया कि हमारे यहाँ, हमारे मजहब में एटम बम बनाना जायज नहीं है। अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और न कभी ईरान ने सोचा है। लेकिन उसको क्या है, ईरान को किसी न किसी बहाने से कमजोर करना है। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हम जो है ईरान का तेल हमको चाहिए। ये कितनी बड़ी दादागिरी है या कितनी बड़ी बेहयाई है कि एक मुल्क ये कह रहा है कि हमको दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी चाहिए। तेल ईरान की प्रॉपर्टी है, अमेरिका की नहीं है। लेकिन किस बेहयाई से वहां का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमको ईरान का तेल चाहिए। अब सवाल यह है कि बैठ रही थी, लेकिन बैठक फेल कैसे हो गई? बैठक फेल के कई मुद्दे रहे। पहला मुद्दा, परमाणु प्रोग्राम। ईरान अमेरिका में बात परमाणु प्रोग्राम पर अटक गई। अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाए, जबकि ईरान ने बैठक में भी अमेरिका की यह शर्त नहीं मानी। जेडी वेंस ने कहा कि डील के लिए सबसे जरूरी एक चीज है, वो ये कि ईरान वादा करे वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगली वजह थी ये, हॉर्मूज पर नियंत्रण बातचीत नाकाम होने की दूसरी बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल हो, साथ ही वहां से निकलने वाले जहाज ईरान को टोल टैक्स दें। लेकिन ट्रंप और उनकी टीम इस शर्त को लगातार ठुकरा रही है। ट्रंप पर हॉर्मूज खुलवाने का दबाव है, क्योंकि ये एक बहुत अहम रास्ता है, जबकि ईरान के लिए हॉर्मूज एक सबसे बड़ा हथियार है, जिसे बंद करने से तेल सप्लाई ठप होगी और वो दबाव बना सकेगा। अगली वजह थी लेबनान में इजराइल के हमलों पर रस्साकशी चल रही।
ईरान ने कहा कि लेबनान को भी सीजफायर में शामिल करो। काफी हद तक अमेरिका तैयार है, लेकिन इजराइल राजी नहीं हुआ। तभी तो बैठक के दौरान भी इजराइल हिजबुल्लाह में हमले जारी थे। एक और बड़ी वजह आर्थिक प्रतिबंध। ईरान पर अमेरिका ने सालों से कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अरबों रुपए की ईरानी संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज कर रखा है। दावा यह है कि विदेशी बैंकों में ईरान की 55,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईरान की शर्त है कि प्रतिबंध हटे और पैसा मिले, लेकिन अमेरिका इस पर नहीं माना है। ट्रंप को डर यह है कि ईरान को पैसा मिला तो वो और हथियार पर खर्च करेगा। अगली एक और वजह जो बैठक फ्लॉप हुई, नुकसान की भरपाई। ईरान की मांग यह है कि अमेरिका उसके नुकसान की भरपाई करे, मतलब युद्ध में जो तबाही मचाई है उसके बदले अरबों रुपए दे। मुआवजे की डिमांड पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। यह वजह रही कि यह बैठक फ्लॉप हो गई। आइए अब आपको सुनवाऊं बैठक में शामिल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुनिए। We have been at it now for बुरी खबर यह है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए हैं और मुझे लगता है कि यह ईरान के लिए अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा बुरी खबर है। इसलिए हम बिना किसी समझौते के अमेरिका वापस जा रहे हैं। हम कुछ बातों पर उनको रियायत देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ बातों पर बिल्कुल भी रियायत नहीं देंगे। हमें एक पक्का कमिटमेंट चाहिए कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही ऐसे किसी उपकरण या साधनों की तलाश करेंगे जिनकी मदद से वे जल्दी से परमाणु हथियार बना सकें। good, and they have chosen not to accept our terms. देखें, ईरानी तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि वो देख रहे थे कि इंटेंशंस यूएस की कभी भी पलट सकती है एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कुछ भी कर सकता है। और पहले से इसके ऊपर शक था ईरानियों को। कालीबाफ साहब जब गए पाकिस्तान, तो उन्होंने जब कहा कि हम पॉजिटिव नोट के साथ आ रहे हैं, बट वी डू नॉट ट्रस्ट दी अमेरिकन। वो अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करते। और हमने अभी यही देखा कि अमेरिका जो है वो कबूल करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज को। ना उन्होंने लेबनान के इशू के ऊपर और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ऊपर कोई श्योरिटी दी, ना उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, बिकॉज द अमेरिकन एसेंशियली वांटेड, जो मुझे लगता है कि उनको चाहिए था, उनको वो चाहते थे कि वहां पे उनकी नेवी प्रेजेंस हो, नेवल प्रेजेंस हो। तो बातचीत फेल हो गई, लेकिन ट्रंप ने तैयारी कर ली है, किसी भी हाल में उन्हें हॉर्मुज खोलना है। और हॉर्मुज खोलने के लिए देखिए अमेरिका ने शिप उतार दिया है। ये यूएस पीटरसन, जो माइंस बिछी हुई है समंदर में, ईरान ने जो माइंस बिछाई हैं उन माइंस को हटाने का काम यूएसएस पीटरसन को मिला हुआ है, जो हॉर्मुज के समंदर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अमेरिका ने ये विध्वंसक उतारा, इसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं, और ये जो भी माइंस समंदर के अंदर है उसे तबाह करने की ताकत रखता है। इसके अलावा देखिए अमेरिका ने यूएसएस मर्फी भी उतार दिया है। ये है यूएसएस मर्फी, ये भी हॉर्मुज के समंदर में। इसकी भी ड्यूटी ये है कि जो समंदर के अंदर माइंस हैं जिससे धमाके हो सकते हैं उसे तबाह कर दे समंदर में। अब आइए आपको बताऊं माइंस होता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं समंदर के अंदर, ये इन्हीं को माइंस कहते हैं। इससे शिप टकराएगा और धमाका हो जाएगा। ये समंदर में हॉर्मुज में बिछा रखे हैं ईरान ने। अमेरिका ने इसी को तबाह करने के लिए अपने जहाज भेजे। अमेरिका भी ईरान के इस जाल को तोड़ने वाला है, जिसके दम पर ईरान ने ग्लोबल तेल सप्लाई ठप कर दी है। जिस हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान धमाका कर जहाज को तबाह कर सके। उन्हें हटाने के लिए ट्रंप ने अपने जहाज समंदर में उतार दिए। कुछ इस तरह से ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अगर ईरान ने हमारे जहाजों पर हमला किया तो हम तबाह कर देंगे उन्हें। जल्द हॉर्मुज खोले ईरान, वरना समुद्री नाकेबंदी हो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुखिया एडमिरल कूपर ने बताया है कि उनके नाम जो उन्होंने भेजे हैं, यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी, दो विध्वंसक भेजे। अमेरिका के दोनों ही जहाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। क्या करेंगे? कुछ इस तरह से, जो समंदर में दुश्मन के खिलाफ घातक मिसाइलों से लैस हैं। ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं। इनमें दुश्मन के खतरों को पता लगाने के लिए बहुत हाईटेक सिस्टम लगा हुआ है। इन जहाजों के अलावा अमेरिका और भी तरीकों से बारूदी सुरंगें तबाह कर रहा है। एडमिरल कूपर के मुताबिक मरीन, सैनिक और ड्रोन काम में लगा सकता है। हॉर्मुज की सफाई के लिए अमेरिका इसलिए भी आगे आया है क्योंकि ईरान खुद मान रहा है कि उसे नहीं पता है कि उसने बारूदी सुरंगें कहां-कहां बिछाई हैं। IRGC के जिन जहाजों ने ये माइंस बिछाई थी वो तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने समंदर में ईरान के करीब 155 जहाज डुबोने का दावा किया है।
जाहिर है ईरान की बिछाई माइंस को अब अमेरिकी एक्सपर्ट हटाएंगे, लेकिन सैकड़ों फीट गहरे समंदर में यह जोखिम भरा और बहुत लंबा काम है। हालांकि अमेरिका काम शुरू कर चुका है, लेकिन ईरान इसे खारिज कर रहा है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज में कोई अमेरिकी जहाज नहीं आया है। आइए अब आखिर क्या होने जा रहा है, विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब बता रहे हैं। ईरान ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में, और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान अब इस एडवांटेज को कभी गिव अप नहीं करेगा कि, और एडिशनल ईरान ने बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है। ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इस बात को कहा है कि हर वो मुल्क के जो हमसे जंग कर रहा है उसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जिन लोगों ने हम पर जंग को थोपा है वो लोग हमसे ये वादा करें और एक चैनल और एक इस तरह का रास्ता निकाला जाए जहां पे हमको कंपनसेट किया जाए और वो नुकसानात जो उनकी वजह से हमको हुए हैं उसकी भरपाई होना चाहिए। तो ईरान न्यूक्लियर के ऊपर अपने स्टैंड को क्लियर कर चुका है कि वो किसी भी तरह का वेपन नहीं बनाना चाहता है। इनरिचमेंट के बारे में वो बात करने के लिए तैयार है और समझौते तक के पहुंचने के लिए तैयार है। और हॉर्मुज के बारे में ईरान ये क्लियर कह चुका है कि जब हम पर हमला हुआ है तो अब हॉर्मुज पहले जैसे था, अब वैसे नहीं होगा कि हम पर जो लोग पाबंदी लगाते हैं वो लोग भी हॉर्मुज से आसानी से फायदा उठाएं, ये नहीं होने देंगे। तो बातचीत फेल हो गई तो सबसे ज्यादा डर किसे है? डर उन्हें है जो बिना बात की मार खा रहे थे, यानी वो मुस्लिम देश जिन पर ईरान अटैक कर रहा था। खबर यह है सऊदी अरब में पाकिस्तान ने मदद भेजी है, दावा है कि फाइटर भेजे हैं और सेना भेजी है। ईरान अमेरिका में सुलह कराने में नाकाम हो गया पाकिस्तान, मतलब मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाने के उसके मंसूबे फेल हो गए। लेकिन क्या अब पाक ने ईरान के खिलाफ चढ़ाई का मन बना लिया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाक ने अपनी सेना, अपने फाइटर भेज दिए। सऊदी में पाकिस्तान ने फाइटर जेट और जवानों को उतार दिया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के फाइटर जेट सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर आ चुके हैं। पाक के फाइटर जेट के साथ सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि पाकिस्तान ने 13,000 सैनिक भी भेजे हैं। यह फैसला पाकिस्तान सऊदी के बीच रक्षा समझौते के तहत हुआ है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में दोनों देशों में जो डील हुई थी उसके मुताबिक एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी ईरान सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाक सुरक्षा दे सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मकसद यही है कि पाकिस्तान के पास F-16, F-17 जैसे फाइटर जेट है। F-16 जेट उसे अमेरिका ने दिया है जो करीब 150 करोड़ का है। वहीं JF-17 पाक चीन ने मिलकर बनाया है जो 250 करोड़ तक का है। सैकड़ों करोड़ के विमान लगाकर पाक सऊदी से मोटा पैसा वसूलेगा इस मंशा में। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार इस पर क्या सोच रहे हैं। में पाकिस्तान की फौजें, ये बिल्कुल कल सऊदी वजारत दिफा ने पहली मरतबा इस बात की तस्दीक की है। और ये फौजें पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री वहां पे इसलिए लगाई गई है कि दोनों सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मायदा मौजूद है। और ये बहुत अरसे से कहा जा रहा था पाकिस्तान से कि जो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मायदा है इसे मौसर किया जाए। और चूंकि सऊदी अरब के ऊपर आपने देखा कि बड़ी तादाद में ईरान की जानिब से रॉकेट्स फायर किए गए, बड़े वहां पे बहुत हमले हुए, तो उसका मकसद ये था बुनियादी तौर पे, क्योंकि एक मायदा दोनों मुल्कों के दरमियान, तो ये जो फौजें गई हैं पाकिस्तान की, और सऊदी वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है बुनियादी तौर पे जो सऊदी अरब की जो हसास तरीन तंसीबात है उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए, जंग फ्लॉप हुई
तो इसका गुस्सा भी था। जंग और शर्त एक साथ चल रही थी कि शर्त मानी जाएगी तो जंग रुकेगी। अब देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रदर्शन हो रहा, ये स्कार्दू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जंग रोकने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल में लोग सड़कों पर उतरे नेतन्याहू के खिलाफ कि वो अभी लेबनान के साथ जो जंग जारी रखे हुए हैं उसे भी रोकें। और खुद लेबनान में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसके बाद जब अखबार छपे तेहरान में तो सबकी हेडलाइंस में बातचीत फ्लॉप होने का ही जिक्र था। चीत किस तरह से बेनतीजा रही है और दुनिया के नेताओं को भी ये टेंशन थी क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान में हो रही बातचीत से कुछ निकल कर आएगा। अब देखिए दुनिया के नेता क्या, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है निराशाजनक है कि बातचीत बिना समझौते के खत्म हो गई। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीजफायर को जारी रखा जाए और अमेरिका और ईरान में बातचीत फिर से शुरू हो। ब्रिटेन कह रहा है हमारा जंग में शामिल ना होने का फैसला बिल्कुल सही था। ट्रंप का बयान अक्सर विवादित और भड़काऊ होता है। ट्रंप को उनके शब्दों से नहीं एक्शन से आंकना चाहिए और विवाद का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। रूस कह रहा है रूस मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए हर मदद देने को तैयार है। स्थायी शांति के लिए रूस मध्यस्थता को भी तैयार है। यूएई का कहना है हॉर्मूज रूट पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल नहीं और वो इसे बंद नहीं कर सकता है। हॉर्मूज पर रुकावट का असर दुनिया पर पड़ेगा। ओमान का कहना है हालात को बिगड़ने से रोकना जरूरी है। ईरान अमेरिका बातचीत से ही समाधान निकालें और संघर्ष विराम जारी रखने पर फैसला लें। ये वो देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं हॉर्मूज रूट के बंद होने से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय सियासतदान। तुसनाक है और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया की जो लड़ाई है अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, इसका असर और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, वहाँ पे कोई चीज़ आज तक सक्सेस मिला है? कुछ भी होगा तो फेल ही होगा। ऐसे हम शांति के पक्ष में हैं, अमन के पक्ष में हैं, लेकिन पाकिस्तान और अमन और शांति वहाँ से निकल नहीं सकती। मुझे तो खुशी है कि ईरान अपनी शर्तों पे डटा रहा और इसको अमेरिका को खाली हाथ वापस जाना पड़ा, मगर अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है जी। अभी 15 दिन तक जो इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है इसमें अभी और आगे पीछे होगा। पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है बातचीत का सफल ना होना। उसमें जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों का हासिल ना होना। पाकिस्तान में यदि किसी मध्यस्थता की बात कोई शुरू होती है, मुझे लगता नहीं है कि मध्य एशिया के देशों की कंसेंसस बन पाएगी। इसलिए अभी मेरे ख्याल से भारत उस पर इंतजार कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चूंकि युद्ध विराम के प्रयास की प्रशंसा करते हुए इस बात को भी कहा था कि अब पश्चिमी एशिया में शांति होनी चाहिए, चूंकि भारत शांति का पक्षधर है, ताकि वैश्विक स्तर पर कठिनाइयों का सामना दुनिया को ना करना पड़े। मामलात के ऊपर जो चर्चा होनी थी काफ़ी हद तक चर्चा हुई है और एक जो बातचीत का रास्ता है वो खुला है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक नतीजे आने चाहिए, चूंकि युद्ध किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। अब देखिए लेकिन ट्रंप कह रहे हैं किसी भी हाल में हॉर्मूज खोलना है। ट्रंप ने बाकायदा लिखा है पोस्ट और उसमें लिखा है कि हॉर्मूज की नाकेबंदी की तैयारी है और कोई भी हॉर्मूज ऐसे बंद नहीं कर सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं ट्रंप।
ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में बातचीत फेल होने से वो भड़के हुए इस वक्त गुस्से में हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात की पूरी तरह से नाकेबंदी की जाएगी। ट्रंप ने कहा हमारे पास दुनिया की सबसे शानदार नौसेना है। अमेरिकी नेवी तत्काल प्रभाव से हॉर्मुज में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी। मैंने नेवी को बोला है कि वो ऐसे हर जहाज को खोजें और रोकें जिसने ईरान को फीस दी हो। ऐसे जहाज को सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान की आर्थिक ताकत कम करेंगे। हमारा स्थिति के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका कार्रवाई करेगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन को भी ईरान की मदद के लिए धमकाया था। ट्रंप ने कहा था अगर चीन ईरान को कोई हथियार भेजता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान को हथियार देने वालों पर 50% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं ट्रंप। ईरान ने कहा है हॉर्मुज पर कंट्रोल छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। ईरान का रुख साफ है कि हॉर्मुज से निकलना है तो टोल देना होगा। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बबाई ने बयान देकर कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में, यह तेहरान की रेड लाइन है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी में टोल देना होगा। तो आमने सामने सुनिए जरा ट्रंप और ईरानी सिक्योरिटी ऑफिसर क्या कह रहे हैं। चीन ईरान को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर चीन ऐसा करता है तो उससे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। हम अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अहंकार और उपनिवेशवाद पर बना राष्ट्र दूसरों का सम्मान कैसे कर सकता है और वे अपने समझौतों का पालन कैसे कर सकता है? अमेरिका को इस एग्रीमेंट की हमसे ज्यादा जरूरत है। अगर वे हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। अब देखिए जरा ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खोलो, लेकिन हॉर्मुज को पर अमेरिकी जहाज को वार्निंग मिल गई। वार्निंग मिली कि फौरन यहां से हटो, नहीं उड़ा देंगे जहाज। 121 US Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. US Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. आप सुन रहे हैं अमेरिकी शिप को सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है कि समंदर से बाहर निकलो, और नहीं निकले तो फिर टारगेट होगा, उड़ा दिया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए उसके बाद हुआ क्या। कल तक हॉर्मुज खुला था, उसके बाद देखिए हॉर्मुज फिर बंद है। जहाज फिर इंतजार में खड़े हुए समंदर में। तो अब आखिर हॉर्मुज पर क्या होगा? तेल और गैस कैसे निकलेगा? क्या करने वाला ईरान? बातचीत और डील की कोशिश चल रही थी तो हॉर्मुज खुल रहा था। शनिवार को जब ईरान अमेरिका में जंग रोकने पर बात हो रही थी, तब हॉर्मुज से 60 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जहाज निकले। 2 चीन और ग्रीस के ऑयल टैंकर समेत कुल 16 जहाज निकले यहां से। जंग के बीच पहली बार 2 अमेरिकी शिप भी हॉर्मुज से गुजरे। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने धमकी दी तो मगर इसके बावजूद 2 अमेरिकी वॉरशिप सुरक्षित हॉर्मुज पार कर गए। लेकिन जैसे ही बातचीत नाकाम हुई, हॉर्मुज पर ईरान सख्त हो गया। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी जहाज को हॉर्मुज पार करने से रोक दिया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी जहाज फुजैरा बंदरगाह से निकला था। यह हॉर्मुज की ओर बढ़ रहा था, जिसकी जानकारी पाक के जरिए अमेरिका को दी गई और कहा गया कि जहाज आगे बढ़ा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। खबर है कि इसके बाद अमेरिकी जहाज हॉर्मुज से वापस लौट गया है। ईरान ने हॉर्मुज रूट को फिर से बंद करने की धमकी दी है। हालांकि इस बीच भारत का जहाज जग विक्रम सेफ जोन में पहुंच गया है। एलपीजी टैंकर वाला भारतीय जहाज अब अरब सागर में पहुंच चुका है।
लेकिन अमेरिकी जहाजों के लिए ईरान ने समंदर में लाल रेखा फिर से खींच दी है। सुनिए जरा सऊदी के पत्रकार क्या कह रहे हैं, क्योंकि सऊदी का तेल रूट भी ये है। उनके पत्रकार और सऊदी के लिए भी टेंशन बढ़ गई है। सुनिए। मुझे समझ ये नहीं आता कि अमेरिका हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाए हुए, उसको क्यों लगता है कि वो हर जगह पे अपनी सुप्रीमेसी दिखा सकता है। अब तक ऑयल पेट्रो डॉलर्स में जो डील होता है वही दुनिया के लिए एक इस वक्त परेशानी का बायस बन चुका है। ईरान इस वक्त अपनी अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहा है, और ये बॉर्डर ईरान और ओमान दोनों कंट्रीज के साथ जुड़ता है। दोनों कंट्रीज मिलके इसको कंट्रोल कर सकती है। अमेरिका को इसके ऊपर कंट्रोल किस हिसाब से आ सकता है? इस वॉर के बाद जो अनप्रोवोक थी, जो प्रीएम्प्टिव अटैक्स हुए थे, उसके बाद ईरान का ये सोचना बिल्कुल सही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया, हमारा नेवल एक्टिविटीज वहां पे नहीं हमारे ऊपर कंट्रोल रहेगा, कोई भी आके वहां उनके ऊपर बैठ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ईरान के पास टॉकिंग पॉइंट के लिए इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका और इजराइल ने जो अनप्रोवोक्ड अटैक किए ईरान के ऊपर, उसकी वजह से ये हो रहा है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कन्वर्सेशन का नहीं पार्ट था। 2 हफ्ते का सीजफायर खत्म होते ही क्या फिर से जंग शुरू होगी? क्योंकि नेतन्याहू रुक नहीं रहे हैं और इजराइल की शर्त यही है, ईरान की शर्त है इजराइल पर कि लेबनान पर हमले रोके। ये इजरायली अटैक देख रहे हैं लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर इजराइल ने फिर धमाका करा है। देखिए जरा लेबनान में हालात क्या है। ये लेबनान की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ तबाह इमारतें, जर्जर हो चुकी इमारतें हमलों के बाद। ये है लेबनान की तस्वीर। हिजबुल्लाह ईरान का राइट हैंड है। अगर जंग नहीं रुकी लेबनान और इजराइल में तो ईरान भी अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह ने भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है इजराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। ड्रोन हमला किया है इजराइल पर लगातार वो भी पलटवार कर रहा है। देखिए ये लेबनान की तस्वीरें आई। इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के बाद इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए। इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हमला किया। बिना किसी चेतावनी के इजराइल ने मिसाइलें दागनी शुरू की और इस हमले में रिहायशी इलाके में एक घर को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक हमले की कोई पुष्टि नहीं है। इजराइल लगातार ये कह रहा है वो सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। हालांकि लेबनान के मुताबिक जब से इजराइल ने हमले शुरू किए, लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 248 महिलाएं हैं, 165 बच्चे हैं, 85 मेडिकल कर्मचारी शामिल हैं, जबकि 6000 से ज्यादा लोग इन इजरायली हमलों में घायल हैं। लेबनान में 12 लाख लोगों को हमले की वजह से घर छोड़ना पड़ा है और यह संख्या लेबनान की कुल आबादी के करीब 20% है, 20%। फिलहाल लेबनान में इजराइल के घातक हमले लगातार जारी हैं। सुनिए जरा कि आखिर ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। नेतन्याहू नहीं रुके तो फिर से ईरान इजराइल वॉर शुरू होगा क्या? सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ क्या कह रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में हमला ना करे, लेकिन नेतन्याहू इसको नहीं मानते हैं। इसलिए अभी तक इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के अंदर घुस के हमले कर रहा है। तो इजराइल कहता है, नेतन्याहू कहते हैं कि वो हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करते रहेंगे
जब तक कि हिजबुल्लाह को लेबनान में पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते। इस जंग में आज एक नए शख्स और एक नए देश की भी एंट्री हो गई है, जो अब तक खामोश था, शायद दूर से देख रहा था या सपोर्ट कर रहा था। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। आज पहली बार एर्दोगन ने नेतन्याहू पर कड़ा हमला किया है। क्या तुर्की भी इस जंग में कूदने की स्थिति में आ गया है? ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं आपको बताऊं, क्योंकि जो बात एर्दोगन ने की है और उनके देश ने जो तैयारी की है नेतन्याहू के खिलाफ, वो इस जंग को और भड़का सकती है। तुर्की ने कहा नेतन्याहू आज के समय के हिटलर है। गाजा लेबनान में सैन्य कार्रवाई नहीं, नरसंहार किया है नेतन्याहू ने, एर्दोगन का कहना है। कुछ ताकतें समझौते को कमजोर करने की साजिश में है और माना जाता है कि एर्दोगन का इशारा नेतन्याहू पर था। तुर्की में नेतन्याहू समेत 35 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और 4600 साल जेल की सजा की मांग की गई है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे, नरसंहार, गैर कानूनी हिरासत और लूट के भी आरोप लगे। गाजा में इजराइल की कार्रवाई पर यह केस दर्ज किया गया है। नेतन्याहू का कहना है कागजी शेर है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तुर्की की सीमा में दागी ईरानी मिसाइल का जवाब नहीं दिया है। अब यहूदी विरोध के दायरे में भाग रहे हैं। वो खुद कुर्द नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं और अब दिखावटी मुकदमों की मांग कर रहे हैं। इजराइल पूरी ताकत से अपना बचाव करता रहेगा और आतंकी शासन और उसके सहयोगियों से लड़ता रहेगा। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। एर्दोगन और तुर्की के लिए यही बेहतर होगा कि वो चुप और खामोश रहें। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और एर्दोगन क्या कह रहे हैं। यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह पहले ही साफ हो चुका है। हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम पहले कहां थे। ईरान ने हमें चारों ओर से घेरकर हमारा गला घोटने की कोशिश की थी। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद शासन, इराक में मिलिशिया और यमन में हुती। खुद ईरान, मेरा मतलब है कि वे हमारा गला घोटना चाहते थे, लेकिन अब हम उनका गला घोट रहे हैं। उन्होंने हमें पूरी तरह मिटा देने की धमकी दी थी, लेकिन अब वे खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने उन्हें सबक सिखा दिया है और अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अगर पाकिस्तान की बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाएगी, तो हम इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। इजराइल ने मासूमों को निशाना बनाया है। उन्हें याद रखना चाहिए, जिस तरह से हमने लीबिया और काराबाग में प्रवेश किया, उसी तरह से हम इजराइल में घुस सकते हैं। तो एर्दोगन और नेतन्याहू आमने सामने, आखिर क्या होने जा रहा है? एक तस्वीर सामने आई है जब अमेरिका के बहुत से एयरक्राफ्ट इजराइल में दिखाई दिए। इजराइल के एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। बेन गुरियन पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं इस एयरपोर्ट पर। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब फाइटर हवा में हो, अटैक करने के बाद उसे ईंधन की जरूरत पड़े। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई, दावा किया गया कि कुछ और ट्रूप्स अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में उतरे। तो क्या जंग फिर से भड़क सकती है? लेकिन ईरान किस हद तक तैयार है? ईरान कह रहा है उसके हथियार अभी खत्म नहीं हुए। ईरान और अमेरिका के बीच 39 दिनों तक जंग चली। इस दौरान ईरान ने हर दिन मिसाइल हमले लगातार जारी रखे। सवाल यह है कि जंग में फंसे ईरान के पास अब कितने हथियार बचे? क्या ईरान अब भी युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चौंकाने वाले खुलासे हुए। दावा है कि ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी मिसाइल भंडार में कमी आई है, लेकिन खत्म नहीं हुए। पहले ईरान के पास लगभग 2500 मध्यम दूरी की मिसाइलें थी। इसमें से 1000 से ज्यादा मिसाइलें अब भी उसके पास बची हैं। हालांकि ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ब्राजील के रक्षा विश्लेषक ने हथियार भंडार को लेकर दावा किया, जंग से पहले ईरान के पास 20,000 मिसाइलों का जखीरा था। इनमें से 7,000 बैलिस्टिक और 12,000 क्रूज मिसाइलें थी। 1990 से ही ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन शुरू किया। साल 2015 से सभी हथियारों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया और अब भी ईरान के पास हजारों मिसाइलें और रिजर्व में रखी हुई हैं। इसके साथ ही कई हथियार प्रोडक्शन यूनिट अब भी काम कर रहे हैं। अमेरिका का दावा यह कि 90% ईरानी हथियार कारखाने तबाह कर दिए।
साथ ही ईरान के 80% परमाणु केंद्र तबाह हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने खुद यह माना है कि ईरान अब भी हमला करने में सक्षम है। सुनिए जरा, क्या फिर से जंग भड़केगी? ईरान पहले से तैयारी करके रखा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय मुस्लिम धर्मगुरु? वाले अब ये समझ चुके हैं कि वाकई अमेरिका की जो साजिश जो है एक शैतानी साजिश है, वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार में कॉर्नर पे बैठने की बात हुई पाकिस्तान में। आप ये देखिए कि वो कैसे शांति का दूत कैसे बन सकता है। दोनों को सोचना चाहिए था कि वार्ता हो कहाँ रही है, नेता बन कौन रहा था। कम से कम कोई ऐसा कंट्री होता, भारत जैसा देश होता जो इस वक्त महाशक्ति है, जिसकी दोनों लोग बात मानते हैं, बात करने भी पहुंच गए तो पाकिस्तान में अफसोस होता। टाइम है कि यूनाइटेड नेशन और OIC इस मैटर में इंटरवीन करे और एक हाई लेवल डायलॉग कंडक्ट करा करके इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करें। अमेरिका अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में खो चुका है। सबने देख लिया कि जो दुनिया का अपने आप को दादा कहता था, डिक्टेटर कहता था, उसकी दादागिरी और उसकी डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया से ईरान ने खत्म कर दी है। असल मसला ये पूरी तरीके से एक खेल था। अमेरिका ने लड़ाई को रोका था पूरी तरीके से, ताकि हम अपनी सैन्य शक्ति को फिर से वहां के ऊपर खाड़ी में और सब हर तरफ बढ़ा ले, ताकि ईरान के ऊपर मजबूत तरीके से हमले करें। लीडर कमजोर होते हैं तो वार्ताएं ऐसे विफल होती हैं। यही अगर आज भारत जैसे बड़े मुल्क होते मीडिएटर के रूप में और शांति के दूत के रूप में, अगर इनसे आग्रह किया जाता तो बिल्कुल मजबूती के साथ वार्ता होती और मजबूती के साथ ये एक कोई ना कोई सहमति पत्र भी बनता। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और दुखद और अफसोसनाक खबर है। अलविदा आशा ताई। आशा भोसले उनकी आवाज के जरिए, उनके गानों के जरिए हमेशा वो सबके बीच में रहेंगी। ये वो तस्वीर है उनके अंतिम दर्शन की तस्वीर। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पहुंचे, पुष्प चक्र अर्पित किया, अंतिम श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक और तस्वीर आई है, आपको लिए चलता हूं काशी। काशी में भी आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि दी गई। और आइए आपको बताऊं कि आशा ताई को आखिर क्या हुआ था, अचानक कैसे उनका निधन हुआ। गायिका और लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में गायिका आशा भोसले का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। शनिवार शाम को उन्हें यहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। सीने में इन्फेक्शन, संक्रमण की शिकायत के बाद परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। अब अस्पताल ने बताया है कि उन्हें कई तरह की मेडिकल समस्याएं थी। मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी कई अंगों के फेल होने से उनका निधन हुआ है। आशा भोसले जी के बेटे आनंद ने बताया कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कल सुबह 11 बजे तक लोअर परेल में उनके आवास पर आ सकते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले जी की बहन लता मंगेशकर का निधन भी 92 साल की उम्र में हुआ था। उन्होंने भी रविवार के दिन ही 6 फरवरी 2022 को अंतिम सांस ली थी। सुनिए जरा उनके सुपुत्र क्या कह रहे हैं। मेरी माता जी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा ताई के निधन पर उनके फैंस में शोक है। फैंस के साथ साथ बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। जैसे ही खबर मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले के निधन से दुखी हूं।
सचिन तेंदुलकर ने कहा, चाहे वो गाना हो या फिर साधारण बातचीत, आशा ताई को सुनना हमेशा जादुई होता है। शाहरुख खान ने कहा, आशा ताई की गायकी का असर आने वाले कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। राहुल गांधी ने कहा, उनकी आवाज के माध्यम से उनकी कला सदा हमारे बीच अमर रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुखद दिन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उनके गीतों को कई पीढ़ियों ने सुना है, गुनगुनाया है और इन गीतों की गूंज हमेशा बनी रहेगी। हेमा मालिनी ने कहा, यह समय बहुत मुश्किल है क्योंकि आशा जी के साथ मेरा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। अक्षय कुमार ने कहा, उनकी सुरीली आवाज हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति। मनोज मुंतशिर ने लिखा, कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए, पैदा जमीन पर हुए और आसमान हो गए। शंकर महादेवन ने लिखा, मैं अपने दुख और इस समय जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं। करण जौहर ने लिखा, उनकी आवाज सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि पूरे सिनेमा के दौर को परिभाषित करती थी। ये खास लोग, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सितारे और नेता। जो 4 ग्रेट हमारे सिंगर्स थे, लता दीदी, रफ़ी साहब, किशोरदा और आशा जी। सो इट्स एंड ऑफ एन एरा आई फील। तो बहुत ही दुख की बात है ये। वी प्रे दैट हर सोल में रेस्ट इन पीस। हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशा ताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज। मुझे ऐसा लगता है कि वो महान सिंगर तो थी, आशा जी ने तो हर तरह के गाने को ऐसा, मतलब उनके जो सीरियस सॉन्ग भी हैं वो भी इतने वो मार्मिक हैं, हार्ट रेंचिंग है कि वो भी आप सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। आशा जी जैसी प्रतिभाएं धरती पर रोज रोज नहीं आती है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। मुझे याद है एक कविता मैंने उनके लिए लिखी थी, उन्हें डेडिकेट की थी, उन्हें बहुत पसंद थी। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशा ताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा। संगीत की दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है तो हमको लगता है कि संगीत की दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की। आइए अब आपको दिखाते हैं आशा ताई की वो आखिरी तस्वीर जब वो पब्लिक में आई थी। जो तस्वीर देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के वक्त आशा ताई दिखाई दी थी। तो रही अब आपको आशा जी के बारे में कुछ खास बात बताऊं। 1993 में महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी थी और महान गायिका लता मंगेशकर जी की छोटी बहन थी। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने परिवार की मदद के लिए गाना गाना शुरू किया। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। 1943 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म के लिए सिर्फ 10 साल की उम्र में गाना गाया। शास्त्रीय संगीत, गजल और भजन समेत लगभग हर शैली में गाना गाया। 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1997 में वो ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब आशा ताई से एनडीटीवी ने बात की थी
उनका वो क्षण, वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। अपना सफ़र है ये, और उसमें 60 साल में कितनी मेहनत से यहाँ मैं पहुँची हूँ, कितने तकलीफ़ें उठाई हैं, जाके ऑडिशन देना, अगर ऑडिशन के बाद उन्होंने बुलाया तो गाने के लिए जाना, लेकिन कभी मांगा नहीं मैंने किसी से काम। ईश्वर की दया थी कि ऑडिशन में आवाज़ सुन के लोग बुला लेते थे। छोटी छोटी पिक्चरों में गाती थी, छोटा छोटा सी क्लास पिक्चर, बी क्लास, स्टंट पिक्चर से, लेकिन वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता गाने मिले, मेरी अपनी एक जगह बन गई। जीने दो और जियो, चढ़ती जवानी के दिन है, नला दिल में गम ओ मेरे सनम, दरा रा 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 रा, मरना तो सबको है, जी के भी देख ले, चाहत के राह पर डा 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 डेर। ऐसे गाने एस.डी. बर्मन जी ने पहले गवाए हैं जी, और उन्होंने फॉलो किया बेटे ने। नहीं, बेटा अपने ही करता था, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ उन्होंने किया है। एस.डी. बर्मन साहब, उनके पिताजी ने ऐसे गाना मुझसे गवाया है, और उस ज़माने में वो गाने हिट नहीं हुए होंगे, लेकिन मदन जी ने कितने अच्छे गाने गवाए। शोख नज़र की बिजलियाँ पुरस्कार सबसे बड़ा है जो मेरी पब्लिक है, जो आज मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरी बातचीत को, ये मेरा अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो आशाताई हमेशा सभी के दिलो दिमाग में अपने सुरों के जरिए रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बंगाल में मोदी योगी की हुंकार। आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली थी। पीएम मोदी सिलीगुड़ी में थे। और खास ये था कि योगी आदित्यनाथ भी उतार दिए गए पश्चिम बंगाल में। योगी की बांकुरा में रैली थी। दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ भी बांकुरा में थे और ममता बनर्जी भी बांकुरा में थी, मंच पर थी। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है, टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है, टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। बंगाल इस प्रकार से परिवर्तन की ठान के बैठा है जी। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी, दंगाइयों का। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। बीजेपी के नेता और मंत्री हर महीने करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। ये घुसपैठिए कौन है, किनको यहाँ पर रखा जा रहा है, क्या मैं सबके नाम बता दूं? मैं कुछ नहीं कर रही, सब बीएसएफ के हाथों में है। यही बॉर्डर कंट्रोल करती है। ये सब उन्हीं का किया धरा है। रेल से लेकर सिविल एविएशन सब उन्हीं के अधीन है। और अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बांकुरा में। क्यों खास है बांकुरा? पश्चिम बंगाल की बांकुरा सीट में कांटे की टक्कर है। तभी टीएमसी और बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। आज एक तरफ बीजेपी के लिए सीएम योगी ने जनसभा की है, दूसरी तरफ बांकुरा में ही सीएम ममता बनर्जी रैली कर रही थी। बांकुरा इसलिए खास है क्योंकि यह स्विंग सीट मानी जाती है, यानी यहां पिछले कई चुनावों में कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीत पाई, और इसी वजह से पार्टियों ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। 2021 में बीजेपी ने यहां टीएमसी के खिलाफ जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर था 1468 वोट। 2016 में विधानसभा में कांग्रेस ने सीट पर कब्जा जमाया था, और उससे पहले बांकुरा सीट पर टीएमसी और लेफ्ट का दबदबा था।
दरअसल बांकुरा जिले में पिछड़ी और आदिवासी आबादी ज्यादा है। ये एक बड़ा वोट बैंक है जो नतीजों पर सीधा असर डालता है। बांकुरा जिले में बंगाल विधानसभा की 12 सीटें हैं और पिछली बार 12 में 8 बीजेपी ने जीती और 4 सीटें टीएमसी ने। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर बेहद कम होता है और कई सीटों पर 5000 से 8000 वोटों के अंतर से फैसला हो जाता है। ऐसे में बीजेपी सभी 12 सीटों पर टीएमसी का सूपड़ा साफ करना चाहती है और वहीं टीएमसी चाहती है कि आंकड़ा पिछले बार के मुकाबले बेहतर हो। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे पहले रैलियों और प्रचार का दौर चल रहा है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा का। आपके रिश्तेदार और करीबी आपको मौका तो दिला सकते हैं, लेकिन आपको कामयाबी और पहचान तो आपकी जिद और आपके टैलेंट के दम पर ही मिलेगी। मशहूर गायिका रही आशा भोसले जी का करियर इस बात की मिसाल है। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्री संगीत के जानकार थे और बड़ी बहन लता मंगेशकर छोटी उम्र में ही बड़ी गायिका बन चुकी थी। तो आशा भोसले को मौका तो जल्द ही मिला, लेकिन अपनी बहन की छाया से निकलना और आगे बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती थी। एक वक्त तो ऐसा था जब साउंड आर्टिस्ट ने आशा ताई की आवाज को खराब बताकर एक बड़ी फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया। उन्हें सिर्फ बी ग्रेड या कम बजट की फिल्में मिलती थी। आशा ताई निराश होती, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी आवाज के साथ प्रयोग किए और अपना एक खास अंदाज, खास शैली शुरू की। आशा जी ने खुद को हर सांचे में ढाला, चाहे वो कैबरे की शोखी हो, गजल का ठहराव हो या शास्त्रीय बंदिशों की जटिलता। वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा जी की आवाज की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। 90 साल की उम्र में भी वो रोज गाने का रियाज करती। रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का पहरा नहीं है। इसी के चलते लता जी बुलंदी पर पहुंची तो आशा जी ने भी अपना एक अलग मुकाम बनाया। 12,000 से ज्यादा गाने गाए, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के जैसे सम्मान हासिल किए और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। दूसरों से सीखिए, प्रेरणा लीजिए, लेकिन कभी किसी की नकल मत कीजिए। वो कीजिए जो आपका जुनून और आपकी पसंद है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।